किसान आंदोलन का तीसरा दिन भी जारी। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर इकट्ठा हैं। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। किसान डटे हुए हैं। पंजाब से आए किसानों ने कहा है कि हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाता। हम लंबी लड़ाई के लिए जुटे हुए हैं। हम पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर अपना डेरा जमाया हुआ है। पंजाब से दिल्ली आए किसानों को बुराड़ी के निरंकारी मैदान पर प्रदर्शन की परमिशन मिल गई है। दिल्ली के विभिन्न जगहों से लोग लंगर लेकर भी आ रहे हैं ताकि किसानों को किसी तरह की कोई कमी न आए। निरंकारी मैदान में भी किसानों के लिए रहने की व्यवस्था बखूबी की गई है। निरंकारी भवन में भारी संख्या में सीआईएसएफ जवान भी लगाए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार उनके साथ सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। किसान आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत करें। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के लिए सरकार ने फायदे का कानून बनाया है। 3 दिसंबर को किसानों ने प्रतिनिधिमंडल बात करेगा। बातचीत से ही हल निकलेगा। 70% की समस्याओं के लिए किसान यूनियन से बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने 3 दिसंबर का आमंत्रण उनको भेजा है और मुझे आशा है कि वो सब लोग आएंगे और संवाद के माध्यम से रास्ता ढूंढेंगे। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार में देश की व्यवस्था को देखिए ये कहा है। जब भाजपा के खरबपति मित्र दिल्ली आते हैं तो उनके लिए लाल कालीन डाली जाती है, मगर किसानों के लिए दिल्ली आने के रास्ते खोदे जा रहे हैं। दिल्ली किसानों के खिलाफ कानून बनाए वो ठीक, मगर सरकार को अपनी बात सुनाने किसान दिल्ली आए तो वो गलत। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक फोटो ट्वीट करते हुए कहा कि बड़ी ही दुखद फोटो है। हमारा नारा तो जय जवान जय किसान का था, लेकिन आज पीएम मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। फोटो में एक जवान प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान को खदेड़ रहा है। अखिलेश यादव ने किसानों का समर्थन किया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि मेरा इतना बड़ा सपना नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, लेकिन मैं विकास होते देखना चाहता हूं। किसानों के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। बीजेपी ने कहा कि कर्जा माफ नहीं करेंगे और किसान की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। नरेंद्र वर्मा जी वो अपने साथी किसानों के साथ जहां पर धान खरीदा जा रहा है वहां बैठे हैं, किसान भी बैठे हैं। मैं चाहूंगा सीधा किसान से बात हो जाए और हमारे विधायक जी ये बताएं कि आखिरकार वहां क्या दिक्कतें आ रही हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आज एक बार फिर पंजाब सरकार के खिलाफ हमला बोला है। सीएम खट्टर ने कहा कि ये आंदोलन पंजाब के किसानों ने खड़ा किया है। ये आंदोलन पूरी तरह राजनीतिक और सुनियोजित तरीके से खड़ा किया गया है। हरियाणा के किसानों ने इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया है। हरियाणा पुलिस ने संयम और धैर्य का परिचय दिया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने किसानों के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, मोदी कंपनियों के दफ्तर जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं और लाखों किसान दिल्ली की सड़कों पर कहा रहे हैं, काश पीएम जहाज की बजाय जमीन पर किसान से बात करते। कोरोना वैक्सीन इंस्टीट्यूट और शोधकर्ता ढूंढेंगे। वह देश का पेट किसान पालेंगे और मोदी और भाजपाई टेलीविजन संभालेंगे। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि मोदी सरकार को किसानों की जायज मांगे सुननी चाहिए। सत्येंद्र जैन ने कहा कि किसानों को आखिर दिल्ली में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। किसानों को दिल्ली में आने दिया जाए और मोदी सरकार किसान की मांगों को जरूर सुने। आंदोलन है, शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, इसको करने देना चाहिए। अगर किसानों की अपनी जायज मांग है तो उसको सुनने में क्या दिक्कत है, उसको नहीं रुकना चाहिए। तो दिल्ली आना चाहते हैं तो उनको आने दो ना, उनको अपनी बात रखने दीजिएगा। किसान को देखो, देश के अन्नदाता हैं। आपके लिए किसान सब्जी भी वही उगाते हैं, फल भी वही उगाते हैं, गेहूँ भी वही उगाते हैं, उसी की आप बात कर रहे हैं। अरे आप फल सब्जी की बात करें, उनको तो आने दो। अब से थोड़ी देर में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी कोरोना वैक्सीन के परीक्षण की चल रही तैयारियों का जायजा लेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने अहमदाबाद और हैदराबाद पहुंचकर कोरोना वैक्सीन को लेकर शोधकर्ताओं से बातचीत की है। अहमदाबाद में जायडस कैडिला वैक्सीन तैयार की जा रही है और हैदराबाद में भारत बायोटेक वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है और सीरम इंस्टीट्यूट में ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन बन रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद के भारत बायोटेक के लैब पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन के निर्माण का जायजा उन्होंने लिया। पीएम लैब में पहुंचे और रिसर्चर्स से बातचीत भी की। भारत बायोटेक में कोवैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। तीसरे फेज में कंपनी 26,000 लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। भारत बायोटेक दुनिया की जानी मानी बायोटेक कंपनी है। कोवैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन है। बायोटेक अपनी संभावित कोरोना वैक्सीन को आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर तैयार कर रही है। आज सुबह अहमदाबाद पहुंचकर पीएम मोदी ने जायडस बायोटेक पार्क का दौरा किया। स्वदेशी डीएनए आधारित वैक्सीन के बारे में अधिक जानकारी के लिए उन्होंने प्लांट का दौरा भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने पीपीई किट पहन रखी थी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं वैक्सीन का काम करने वाली टीम की सराहना करता हूं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत सरकार इस यात्रा में शोधकर्ताओं को समर्थन करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायडस केडिला के संयंत्र में पहुंचे और वहां पीएम ने कंपनी के प्रमोटर्स और अधिकारियों से बातचीत की और मोदी करीब 1 घंटे तक संयंत्र में रुके हैं। फिर हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। जायडस लैब के बाहर सैकड़ों लोग पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे और पीएम ने लोगों को निराश बिल्कुल नहीं किया। संयंत्र के बाहर रुककर लोगों का अभिवादन किया। जायडस केडिला ने कोविड-19 के खिलाफ जाइकोव डी नामक संभावित टीके का विकास किया है, जिसके पहले चरण का क्लिनिकल परीक्षण पूरा हो चुका है और कंपनी ने अगस्त से दूसरे चरण का परीक्षण शुरू किया था। जायडस केडिला ने पहले घोषणा की थी कि कोविड-19 के संभावित टीके पर कंपनी का दावा है। वैक्सीन जनवरी 2021 तक आ जाएगी। अहमदाबाद के अलावा हैदराबाद और पुणे में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। कोरोना वैक्सीन अलग अलग कंपनी बना रही है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी चुनाव के पहले दिन का मतदान खत्म हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने वोट डाले। 28 नवंबर यानी कि आज से शुरू हुई ये चुनाव प्रक्रिया 19 दिसंबर तक चलेगी। कुल 8 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जबकि 22 दिसंबर को मतगणना होगी। जम्मू कश्मीर साल 2019 में अनुच्छेद 370 निरस्त किया गया था और इसके बाद ये पहला चुनाव है। विपक्षी पार्टियां अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने का विरोध लगातार कर रही हैं और इसे फिर से लागू करने की बात कही जा रही है। 0 डिग्री तापमान में भी वोटर्स का जोश हाई है। कश्मीर घाटी के कई ग्रामीण इलाकों में लोग डीडीसी चुनाव में वोट डालने के लिए उमड़े हैं। कई जगह वोटिंग सेंटर्स के बाहर लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। डीडीसी के 43 निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कराया गया। अखनूर और बांदीपुरा में वोटर्स उत्साह में दिखाई दिए। 1 बजे तक 40% वोटिंग हुई थी। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने डीडीसी चुनावों को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर का विकास चाहते हैं और धारा 370 हटाने के बाद पहला चुनाव इसीलिए हो रहा है। गांव-गांव तक विकास पहुंचे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, लोगों ने मतदान में हिस्सा लेकर उनका मुंह बंद कर दिया है। हैदराबाद निकाय चुनाव से पहले जुबानी जंग काफी तेज हो चुकी है। बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि फैमिली एंड फ्रेंड ने कोई विकास नहीं किया। भाग्यनगर के लिए ये दुर्भाग्य का विषय है कि जिस प्रकार से भाग्यनगर का भाग्य मात्र एक परिवार और उस परिवार का दोस्त, यह भाग्य उनके हाथ में छोड़ दिया गया है और डेवलपमेंट और विकास को पिछले दरवाजे से एग्जिट करा दिया गया है। एक परिवार और उसके दोस्त की सरकार चल रही है। इस विषय में हर जगह चर्चा चल रहा है। लोग अब जानते हैं, फैमिली और फ्रेंड बोलने से ही समझ जाते हैं। लव जिहाद पर लगाम लगाने वाले यूपी सरकार के अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद से आज से ही यूपी में कानून लागू हुआ है। पिछले मंगलवार यानी कि 24 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश को मंजूरी दी थी। इसके अलावा इसे राज्यपाल के पास पारित करवाने के लिए भेजा गया था। अध्यादेश के मुताबिक धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव द्वारा विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाए गए आरोपों पर तल्ख बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश की गलतियों का दुष्परिणाम ही तेजस्वी का बयान है। उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस घटिया शब्द का प्रयोग तेजस्वी यादव ने किया है वो कह भी नहीं सकते। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 93,50,000 से ज्यादा हुई है। लगातार 21वें दिन कोरोना के 50,000 से कम मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 485 लोगों की जान चली गई। 41,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे हैं। देश में अब तक 1,36,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। एक्टिव केस बढ़कर 4,54,000 हो गए हैं। देश में अब तक 87 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। देश में रिकवरी रेट 93% से ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना कहर जारी है। 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। 98 मरीजों की एक दिन में मौत हो गई है। पिछले 10 दिन से दिल्ली में
कोरोना के चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 38,000 से ज्यादा है। दिल्ली में बाहर से आने वाले लोगों के लिए रैपिड टेस्टिंग तेज कर दी गई है। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में जबरन बच्ची के साथ बाल विवाह का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि समय रहते दिल्ली महिला आयोग ने चलती शादी रुकवाकर लड़की को छुड़वाया। बुधवार की रात को होने जा रहा था नाबालिग बच्ची का विवाह। भुवनेश्वर में विधानसभा के सामने 3 किसानों ने आत्मदाह की कोशिश की है। तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचा लिया है। बताया जा रहा है कि ये किसान बिना किसी गलती के कर्ज के जाल में फंस गए हैं और बार बार सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटने के बावजूद जब कुछ लाभ नहीं मिला तो सुसाइड की कोशिश की। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने आजीवन कारावास की सजा काट रही 53 साल की महिला कैदियों को रिहा किया है और राज्य सरकार की ओर से इन महिलाओं को खाने पीने की चीजों के साथ सिलाई मशीन जैसी जरूरी चीजें जीवन यापन के लिए दी गई हैं। जम्मू कश्मीर में दिखी सेना की दरियादिली। बच्चे के जन्म के बाद महिला को स्ट्रेचर पर लाद पहुंचाया गया। उसके घर तस्वीरें कुपवाड़ा के लोलाब क्षेत्र की हैं, जहां एक महिला ने दिया था एक बच्चे को जन्म। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हरियाणा की भिवानी में दिल्ली कूच कर रहे किसान की सड़क हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने इनकी ट्रॉली में टक्कर मार दी और जिससे कि किसान की मौत हो गई। फिलहाल ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। यूपी के झांसी में एक महिला की बाइक सवार बदमाश ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामला सिपरी बाजार थाने क्षेत्र के सर्किट हाउस रोड का है। बताया ये जा रहा है कि महिला मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, जिसके पहचान फिलहाल पुलिस कर रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में घूम रहे 2 हाथियों में से एक की मौत हो गई है और दूसरा हाथी लापता बताया जा रहा है। हाथी का शव माने गांव के पास एक जंगल में मिला है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भारी बारिश की वजह से कपास की खेती बर्बाद हो चुकी है। बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कल सिडनी में खेला जाएगा। पहले मैच में मिली हार के बाद सीरीज में बने रहने के लिए टीम इंडिया को हर हाल में ये मैच जीतना ही होगा। ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को पहले मैच में हराया है। 3 वनडे की सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया को 66 रन से हरा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में जीत के साथ सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। बता दें कि इंडियन टीम कोरोना काल के बीच अपना पहला वनडे खेलने उतरी है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में आत्मघाती हमला हुआ है। आत्मघाती विस्फोट में 7 लोगों की जान चली गई है। आइसक्रीम शॉप पर हुए इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी अलकायदा से जुड़े इस्लामिक आतंकवादी संगठन अल शबाब ने ली है। ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादह की तेहरान में हत्या की हो गई है और इसकी वजह दोनों देशों के बीच तल्खियां और बढ़ गई हैं। हत्या को लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने इजरायल के शामिल होने के सबूत मिलने की बात कही है। पाकिस्तान की निशा राव इन दिनों दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। निशा पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर वकील हैं और जिन्होंने अपना रास्ता खुद अपने संघर्ष के दम पर बनाया है। निशा एक गैर सरकारी संगठन से भी जुड़ी हुई हैं जो ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करती हैं।